हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉमर्स ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष कॉमर्स कक्षा 12 चैप्टर सेकेंड साझेदारी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और आज हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन साझेदारी अनुबंध करने योग्य है, कौन नहीं है और साझेदारी से क्या असर है। फिर इसमें इसी चैप्टर में हम साझेदारी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और इसी चैप्टर में फिर हम साझेदारी संलेख क्या है, यानी संलेख मतलब साझेदारी अनुबंध क्या है, अनुबंध कैसे होता है, अनुबंध की प्रमुख बातें क्या क्या है, यानी साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या क्या है और साझेदारी संलेख यानी कि जब साझेदारों के मध्य अनुबंध ना हुआ हो तो अनुबंध के अभाव में लागू होने वाले या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज इस चैप्टर में साझेदारी से आशय नंबर 1, नंबर 2 साझेदारी की विशेषता, नंबर 3 साझेदारी संलेख। इसमें हम पढ़ेंगे प्रलेख में प्रमुख बातें और नियम, प्रमुख बातें और नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद चौथी चीज जिसमें हम पढ़ेंगे साझेदारी में खोले जाने वाले खाते। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी से आशय, साझेदारी की विशेषता, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें व नियम, साझेदारी में खोले जाने वाले खातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि साझेदारी क्यों जन्म हुई, क्या हुआ, कारण हुआ कि साझेदारी की आवश्यकता पड़ी। हम एक्चुअल में एकाकी व्यापार या यूं कहें कि एकल व्यापार के कारण या एकल व्यापार की समस्याओं के कारण ही हमें साझेदारी व्यापार करना पड़ा, क्योंकि एकल व्यापार की वजह से या एकल व्यापार में कई बार पूंजी की आपूर्ति या पूंजी की कमी हो जाती थी, व्यापार का कुशल प्रबंधन नहीं हो पाता था या व्यापार का ठीक से संचालन नहीं हो पाता था, लाभ और हानि की कमी होने के कारण इन सब तरह की समस्याओं की वजह से साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। साझेदारी व्यापार इसीलिए किया जाता है ताकि पूंजी की पूर्ति की जा सके, व्यापार का कुशल प्रबंधन किया जा सके। यदि एक व्यक्ति साझेदारी को ठीक से एक व्यक्ति यदि व्यवसाय को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा है, व्यवसाय को चलाने में असमर्थ है, तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस व्यवसाय को चला सके। इसलिए साझेदारी करते हैं। इसलिए भी करते हैं कि एक व्यक्ति मिलकर के व्यवसाय की पूंजी को पूरा ना कर पा रहा हो तो पूंजी को पूरा करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं ताकि वह व्यवसाय की पूंजी को पूरा कर सके और हम व्यवसाय को संचालित कर सकें। या कि हम ज्यादा रूप में जब लाभ कमाना चाहते हैं तो व्यवसाय के आकार को बड़ा करना चाहते हैं और व्यवसाय के आकार को बड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले पूंजी की जरूरत होती है। तो उस पूंजी की पूर्ति के लिए भी हम यानी कि पूंजी को जब पूरा करेंगे, ज्यादा पूंजी लगाएंगे तो व्यवसाय का आकार बढ़ेगा और व्यवसाय का यदि आकार बढ़ेगा तो व्यवसाय का लाभ भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसलिए हम साझेदारी का व्यापार करते हैं। बेसिकली साझेदारी जो होता है वो कई सारे व्यक्तियों के बीच का एक अनुबंध होता है, एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसपे वो साथ साथ किसी उद्देश्य को या किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हम उसे या उस अनुबंध को साझेदारी कहते हैं। लेकिन बात आती है कि साझेदारी अनुबंध कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अनुबंध मतलब कौन साझेदारी आपस में कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो नियमतः साझेदारी अधिनियम 1872 के अनुसार साझेदारी करने का अधिकार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही है।
लेकिन कुछ दशाओं में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी साझेदारी कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति 18 साल से कम का होगा वो अवयस्क होगा, और अवयस्क व्यक्ति केवल लाभ के लिए ही अनुबंध करने योग्य माना जाएगा, वह हानि के लिए अनुबंध नहीं करेगा। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि एक जो वयस्क व्यक्ति होगा वह लाभ और हानि दोनों प्रकार के अनुबंध कर सकेगा साझेदारी व्यापार के लिए, लेकिन जो एक अवयस्क यानी 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा तो साझेदारी अधिनियम 1872 के अनुसार वह केवल और केवल लाभ के लिए ही अनुबंध करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको थोड़ा बहुत साझेदारी का बेसिक बता दिया और थोड़ा बहुत बता दिया कि साझेदारी में कौन अनुबंध करेगा और कौन अनुबंध नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी से क्या आशय है। सबसे पहले हम साझेदारी से आशय को पढ़ेंगे कि साझेदारी से क्या आशय है। तो साझेदारी से आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किया जाने वाला एक ऐसा वैध व्यवसाय जिसमें कि दो व्यक्ति आपस में या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में पूंजी लगाते हैं तथा व्यापार को संचालित करते हैं, और व्यवसाय को संचालित करने के बाद व्यापार में जो भी लाभ या जो भी हानि होती है उस लाभ या हानि को एक निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि वो लोग पहले से फिक्स कर लेते हैं कि हम दो भाग हमारा एक भाग तुम्हारा, यानी 2:1 में, 3:1 में, 5:1 में, या पूंजी के अनुपात में लोग अनुबंध करते समय निर्णय ले लेते हैं इस बात का, उसी अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करेंगे। और व्यापार में जो भी जोखिम, क्योंकि हर प्रकार के व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम होता है, तो उस जोखिम को हम वहन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। अर्थात ये कहा जाए कि एक ऐसा व्यवसाय या एक ऐसा अनुबंध जिसमें साझेदारों ने आपस में पूंजी लगाई हो, व्यापार को चलाने का निर्णय लिया हो, व्यापार के लाभ और हानि को बांटने का निर्णय लिया हो कि हम आपस में कई लोगों के मध्य या 2 लोगों के मध्य लाभ और हानि को बांटेंगे और हम सारे जोखिम को वहन करेंगे, ऐसे व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहेंगे। साझेदारी व्यवसाय में वैसे तो सर्वप्रथम 1872 अधिनियम लागू होता था, लेकिन 1872 अधिनियम पूर्णतः कंप्लीट नहीं था, इसलिए उसके पूर्ण न होने की वजह से साझेदारी अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, और संशोधन करने के बाद साझेदारी अधिनियम या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। अधिनियम क्यों बनाया गया? अधिनियम इसलिए बनाया गया कि व्यापार को कुशलतम रूप से सही तरीके से चलाने के लिए नियम बनाए गए, है ना, इसलिए अधिनियम बनाया गया ताकि साझेदारी को सही तरीके से संचालित किया जा सके। ये तो थी साझेदारी का आशय। अब हम बात करेंगे साझेदारी की विशेषता के बारे में कि साझेदारी की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो साझेदारी की विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहली जो विशेषता होती है वो होती है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। ये हमारा पहला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। साझेदारी की जो पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना, ये इसके अंदर इस बात को बताया गया है, या इसका मतलब ये हो रहा है कि साझेदारी किसी भी प्रकार की होगी उसके लिए हमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो कम से कम हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी साझेदारी व्यापार में। लेकिन कई जगह पर यह बताया गया है कि साझेदारी में अधिकतम संख्या 100 हो सकती है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 में संशोधन करके उसे बताया गया, कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 10 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 बताई गई है ना। लेकिन कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है कि सामान्य स्थिति में अधिकतम साझेदार 20 हो सकते हैं और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में अधिकतम साझेदार 10 हो सकते हैं। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सामान्य साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 होती है और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या 10 होती है, क्योंकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं। सामान्य साझेदारी में
अधिकतम सदस्य 20। नंबर 2, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम साझेदार 10 होंगे। और तीसरा पॉइंट इसी में है तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। 2014 अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अधिकतम सदस्य 50 होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। समान साझेदारी की दशा में अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। बैंकिंग व्यवसाय की दशा में अधिकतम साझेदार 10 होंगे। और 2014 अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अधिकतम सदस्य 50 होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट साझेदारी की विशेषता का। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है अनुबंध से जन्म। जन्म बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि किसी चीज का जन्म होगा तभी वो अवतरित होगी। साझेदारी का जो जन्म होता है, तो क्योंकि साझेदारी के बारे में कहा ही गया है कि वह एक विशेष प्रकार का अनुबंध है, हम साझेदारी की विशेषता में भी लिखते हैं कि अनुबंध से जन्म। अनुबंध से जन्म का मतलब यह होता है कि जब साझेदारों के बीच, जितने भी साझेदार व्यवसाय करने के आपस में तैयार हुए हैं, उन सभी के बीच जब एक विशेष प्रकार का अनुबंध यानी समझौता हुआ है, समझौता वो अपनी पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज के संदर्भ में करेंगे, तो जो उनके बीच जो अनुबंध हो गया और एक दूसरे के अनुबंध यानी एक दूसरे की शर्तों को जब वह मंजूर कर लेते हैं, मान लेते हैं, तभी वह आपस में साझेदारी करने के लिए तैयार होते हैं। कई बार इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि साझेदारी का जन्म किससे होता है, तो आप बता देंगे कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी तीसरी जो विशेषता है वह है वैध व्यवसाय। न सिर्फ साझेदारी व्यवसाय की बल्कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय की यह विशेषता होती है कि उस व्यवसाय का वैध होना अनिवार्य। वैध मतलब जिस व्यवसाय को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, अर्थात साझेदारी व्यवसाय को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए इसको वैध व्यवसाय कहा गया। वैध व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जिसे कानून के द्वारा मान्यता दी गई हो। नंबर 4 है इसकी विशेषता लाभ हानि का विभाजन। ये हम एमपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लाभ हानि का विभाजन। साझेदारी व्यवसाय की चौथी विशेषता है कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी लाभ या हानि होता है, तो साझेदारों के मध्य एक निश्चित अनुपात में उस लाभ या हानि का बंटवारा किया जाता है। यानी सभी साझेदार उस लाभ या हानि को एक निश्चित अनुपात में, जो कि उनके द्वारा निर्धारित किया गया होगा, उसमें उसका विभाजन करेंगे। इसके बाद 5वीं विशेषता होती है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब ये हो गया कि साझेदारों ने जितनी पूंजी लगाई है, यदि व्यवसाय को उस पूंजी से
ज्यादा हानि हो रही है तो उस हानि को कवर करने के लिए साझेदारों को या तो और पूंजी या तो अपनी कोई ना कोई घरेलू संपत्ति भी देनी पड़ेगी, जिसे हम असीमित दायित्व कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि इनका दायित्व व्यवसायिक संपत्तियों तक सीमित ना होकर के बल्कि घरेलू संपत्तियों तक भी रहेगा। घरेलू संपत्तियों से ये अपनी हानि को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने साझेदारी की विशेषता के बारे में चर्चा किया। अब हम समझेंगे कि साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख क्या होता है। हम साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी अनुबंध या संलेख। साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख से क्या है? अनुबंध का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि साझेदारों के बीच जो समझौते होते हैं, जो शर्तें होती हैं, उन्हें हम साझेदारी अनुबंध या अनुबंध कहते हैं। लेकिन संलेख की जब बात की जाए तो साझेदारी संलेख से तात्पर्य साझेदारों के मध्य होने वाले एक लिखित तथा मौखिक अनुबंध से होता है, जो कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज व व्यवसायिक संचालन के नियमों की व्याख्या करता है, उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में मैंने आपको जैसा कि बताया कि साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, उस पूंजी पर उन्हें कितना ब्याज देंगे, उस पर उन्हें किसी साझेदार को वेतन या कमीशन का प्रावधान है या नहीं है, इसके बाद किसी साझेदार को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा बिक्री पर या किसी भी अन्य चीजों पर। ठीक है, और बाकी क्या नियम होंगे, व्यवसाय पुस्तकें देखने का अधिकार, किसको कौन सा पद दिया जाएगा, ये सारी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। और साझेदारी संलेख में भी कई दो प्रश्न बनते हैं एमपी बोर्ड से। एक पहला प्रश्न बनता है एमपी बोर्ड से साझेदारी संलेख में कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें बताइए। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, तो संलेख की प्रमुख बातें। नंबर 1, फर्म का नाम। नंबर 2, फर्म का पता। नंबर 3, साझेदारों के नाम व पते। नंबर 4, साझेदारों की पूंजी। नंबर 5, फर्म की अवधि। ठीक है, तो साझेदारी अनुबंध साझेदारी संलेख क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि साझेदारी संलेख साझेदारी से क्या आशय है और उसके बारे में जाना। और अब हम साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख बातों के बारे में कई बार 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अब हम साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, साझेदारी फर्म का नाम, फर्म का पता और साझेदारों की पूंजी और पूंजी फर्म की अवधि क्या होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप सबसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।